अणुवर्त विद्यालय के ऑनलाइन अध्ययन सत्र में आपका स्वागत है। मैं विष्णुकांत शर्मा विज्ञान विषय के अंतर्गत आज कक्षा 10 के अध्याय तृतीय को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। कक्षा 10 के विज्ञान विषय में तीसरा अध्याय आनुवंशिकता से संबंधित है। आनुवंशिकता मतलब लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन। क्या अध्ययन किया जाता है, किसने ये अध्ययन किया और फिर हमारे समक्ष आज ये चीज़ किस रूप में है, आज हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं। आनुवंशिकी, पाठ का नाम है आनुवंशिकी, जेनेटिक्स। आनुवंशिकता क्या है और कैसे पता लगा कि वास्तव में आनुवंशिकता जैसी कोई चीज़ होती है। प्राचीन काल से ही हमारा विज्ञान बहुत समृद्ध था। ऋषि मुनि इस चीज के ज्ञाता थे कि किस प्रकार पुत्र संतान उत्पन्न होती है, पिता पुत्र के समान है या पुत्र पिता से भिन्न है तो उसमें क्या कारण है, या कोई रोग हो रहा है तो वो किस कारण से हो रहा है। जिसे हमने आज जीन नाम दिया उस समय कोई और नाम से उनको पुकारा गया होगा। गुणसूत्र नाम हमने दिया उस समय किसी और नाम से पुकारा गया होगा। सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, इन सब में रोगों के विभिन्न प्रकारों के बारे में, आनुवंशिकता के बारे में बताया गया है। आधुनिक काल में मेंडल नामक एक वैज्ञानिक हुए, ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने इसके बारे में बताया। उससे पहले हम इसकी महत्वपूर्ण शब्दावली को समझते हैं। चलिए, सबसे पहले आनुवंशिकी किसे कहते हैं, आनुवंशिकी क्या है। आनुवंशिकता व विभिन्न विज्ञान की वह शाखा, देखिए इसकी परफेक्ट परिभाषा ये है, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता व विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता व विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहलाती है, जेनेटिक्स कहलाती है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता व विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाती है, आनुवंशिकी कहलाती है। इसे अंग्रेजी में जेनेटिक्स कहते हैं और इस शब्द का प्रतिपादन किया था बैटसन नामक वैज्ञानिक ने 1905 में। आनुवंशिकी हिंदी में कहा गया है और इस शब्द को अंग्रेजी में किसने बताया, जेनेटिक्स शब्द किसने दिया, बैटसन नामक वैज्ञानिक ने। बैटसन ने जेनेटिक्स के बारे में बताया कि जेनेटिक्स, आनुवंशिकी को अंग्रेजी में जेनेटिक्स कहते हैं। ये बैटसन ने नाम दिया 1905 में। जेनेटिक्स शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है जीन या कारक, किसी एक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाला कारक। तो ग्रीक शब्द जीन से बना है जेनेटिक्स, इसे बैटसन ने नाम दिया। और आनुवंशिकी की परिभाषा मैं आपको बता चुका हूँ, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नताओं और आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है, विभिन्नता और आनुवंशिकताओं का अध्ययन किया जाता है। तो ये हमने एक बिंदु क्लियर कर लिया। पाठ का नाम था आनुवंशिकी और हमने आनुवंशिकी को क्लियर किया। आनुवंशिकी क्या है, वापिस एक बार पुनः दोहरा देता हूँ मैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता व विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकता व विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकी को अंग्रेजी में जेनेटिक्स कहते हैं। जेनेटिक्स शब्द का प्रतिपादन बैटसन नामक वैज्ञानिक ने 1905 में किया। ये जो जेनेटिक्स शब्द है वो ग्रीक भाषा के शब्द जीन से बना है जिसका अर्थ होता है कारक या लक्षण। अब हमने मैं एक शब्द पढ़ा आनुवंशिकता है। अब एक नई बात आ गई, आनुवंशिकता क्या है। आनुवंशिकी की परिभाषा तो इसमें आ गई, लेकिन आनुवंशिकता क्या है। तो आनुवंशिकता क्या है उसके बारे में जानते हैं। लैंगिक जनन क्रिया द्वारा विभिन्न लक्षणों का संचरण आनुवंशिकता कहलाती है। लैंगिक जनन, देखिए जनन दो प्रकार के होते हैं, वैसे तो 3 प्रकार के हैं, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ठीक है, कायिक जनन पौधों में होता है, अलैंगिक जनन पौधों और जंतुओं दोनों में होता है, और लैंगिक जनन जो जंतुओं में ही होता है। तो लैंगिक जनन, आनुवंशिकता किसे कहते हैं, लैंगिक जनन क्रिया द्वारा विभिन्न लक्षणों का संचरण। लैंगिक जनन द्वारा विभिन्न लक्षणों का संचरण क्या कहलाता है, आनुवंशिकता कहलाती है। लैंगिक जनन क्रिया द्वारा विभिन्न लक्षणों का संचरण क्या कहलाती है, आनुवंशिकता कहलाती है। अब ये यहाँ एक नया शब्द आ गया, आनुवंशिक लक्षण क्या है, वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। मैं छोटी छोटी परिभाषाएं जो पाठ की एक एक लाइनों से छांट के लिखी गई है, बताई गई है आपको। आनुवंशिक लक्षण, वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करते हैं आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। जैसे
हमारी नाक हमारे पिता जैसी है, हमारे चेहरे की बनावट हमारे पिता की जैसी है, या हमारे बाल हैं वो हमारे पिता की जैसी हैं, हमारी उंगलियां पिता की जैसी है, या हमारे शरीर की हाइट पिता की जैसी है, माता की जैसी है। ये सब लक्षण हमें अपनी पूर्वज पीढ़ी से प्राप्त हुए हैं, हमारे पिता से प्राप्त हुए, हमें दादा से प्राप्त हुए हैं। हमारी आंखें हमारी माता जैसी है। तो वो जो लक्षण हमें पूर्व पीढ़ी से प्राप्त होते हैं, वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करते हैं, क्या कहलाते हैं? आनुवांशिक लक्षण। वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करते हैं, क्या कहलाते हैं? आनुवांशिक लक्षण करते हैं। अब आती है वंशागति। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करना क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। तो आनुवांशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में गमन क्या कहलाता है? वंशागति। इसको हेरिडिटी बोलते हैं। अब वंशागति शब्द आ गया। आनुवांशिक लक्षणों का, जो ये आनुवांशिक लक्षण है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो वो किस में जाते हैं? आनुवांशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में। जनक पीढ़ी मतलब पिता से पुत्र में या पुत्री में। तो आनुवांशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से, आनुवांशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में गमन क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। वंशागति को शब्द हेरिडिटी नाम दिया स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने। वंशागति को अंग्रेजी में कहते हैं हेरिडिटी, और यह नाम दिया स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने 1863 में। वंशागति वापस सुनिए एक बार। आनुवांशिक लक्षणों का जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में गमन, वंशागति को अंग्रेजी में हेरिडिटी कहते हैं, और हेरिडिटी शब्द दिया स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने। अब यहां एक प्रश्न उठता है कि किसी पिता की सभी संतानें समान नहीं होती, उनमें कुछ न कुछ विभिन्नताएं जरूर होती है। तो ये विभिन्नताएं क्यों होती है? पुत्र एकदम पिता जैसा नहीं होता, दो जुड़वा बच्चे सेम एक जैसे नहीं हो सकते, कुछ ना कुछ विभिन्नताएं जरूर मिलेगी उनमें। तो ये विभिन्नताएं क्यों आती है? जबकि हम बात कर रहे हैं कि आनुवांशिक लक्षण जन्म क्रिया द्वारा विभिन्न लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण करते हैं, या आनुवांशिक लक्षण है वो जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में गमन करते हैं। तो जैसे गमन करेंगे तो सेम का सेम जाना चाहिए। फिर ये विभिन्नताएं क्यों आती है? तो इसका कारण है जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर। जब जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करते हैं, जब जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करते हैं, तो उनमें विभिन्नताएं हो जाती हैं, उनमें कुछ ना कुछ हिस्सा छूट जाता है या बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण बताऊं मैं आपको कि किसी व्यक्ति के चश्मा लगा हुआ है, तो उसकी आंखें कमजोर है, इसका मतलब उसके कोई ना कोई जीन प्रभावी है। अब उससे जब दूसरी पीढ़ी पैदा होगी तो हो सकता है वो लड़कियां स्वस्थ हो लेकिन लड़कों में चश्मा लग जाए, या लड़के स्वस्थ हो लड़कियों में चश्मा लग जाए। तो ये जीन फॉरवर्ड तो हो रहे हैं लेकिन प्रॉपर नहीं हो रहे, कुछ कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं, या उनमें कोई नया लक्षण पैदा हो गया है। इस प्रकार ये जीन विनिमय कारण ये विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। एक प्रश्न आ सकता है परीक्षा में, जीवों में विभिन्नताएं क्यों होती है? जीन विनिमय कारण, सरल सा बात है इसकी, जीन विनिमय के कारण। जब जीन विनिमय होता है तो कुछ हिस्से जीनों के छूट जाते हैं या बदल जाते हैं, जिसके कारण जीन विनिमय में परिवर्तन हो जाता है और फिर विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। चलिए इससे आगे इन सब बातों के बारे में जो बताया उस वैज्ञानिक का नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता के बारे में बनाया और इसी के नाम पर एक मेंडलवाद दिया गया, मेंडेलिज्म। जैसे आपने आगे पढ़ोगे मेंडलीफ की आवर्त सारणी है, तो वो मेंडलीफ था, जॉन बैप्टिस्ट मेंडलीफ, उसके नाम पर एक आवर्त सारणी बना दी गई। वैसे ही इन आनुवंशिकता के नियमों को जब किसी ने दिया उसका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल, और इसी के नाम पर इनका नाम पड़ा मेंडलवाद। इस अध्ययन का नाम पड़ा मेंडलवाद, आनुवंशिकता के अध्ययन का नाम पड़ा मेंडलवाद। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। देखिए जेनेटिक्स शब्द हमने पढ़ा था ना, आनुवंशिकी, इन्हें आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकी का पिता। इन्होंने ही सर्वप्रथम आनुवंशिकी के बारे में बताया। ये एक चर्च में पादरी थे, विद्वान थे, और चर्च में पादरी रहते रहते इन्होंने उन चीज़ों का, प्रकृति के प्रति इनका गहरा लगाव था और उन्होंने वहाँ इनको अध्ययन किया। इन्होंने ऑस्ट्रिया शहर के अंदर एक पादरी थे और इन्होंने हेजेनडोर्फ नामक एक शहर के सिसिलिया ग्राम में इनका जन्म हुआ था। पादपों में वंशागति का अध्ययन इन्होंने किया था। क्यों? चर्च में रहते थे तो एक लिमिट समय तक वहाँ काम था, उसके बाद ये फ्री थे, तो वो जहाँ वहाँ जो नर्सरी थी, लॉन लगा हुआ था, उसमें इन्होंने पौधे लगाए और उनका अध्ययन किया। इसलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। पादपों में वंशागति का अध्ययन इन्होंने किया था। सर्वप्रथम इन्होंने पादपों से ही शुरुआत की थी, उसके बाद जंतुओं में इसका और डेवलप स्टडीज हुई,
मेंडल ने उद्यान मटर पर अपने प्रयोग किए। जितने भी प्रयोग किए वो उद्यान मटर। देखिए मटर दो प्रकार की होती है, एक जंगली मटर, एक उद्यान मटर। उद्यान मटर वो होती है जो खेतों में लगी या बगीचे में लगी थी, और उस उद्यान मटर पर इन्होंने प्रयोग किए। उस उद्यान मटर का मैंने वानस्पतिक नाम लिखा है पाइसम सेटाइवम। पूछ सकते हैं उद्यान मटर का वानस्पतिक नाम दीजिए। पाइसम सेटाइवम वानस्पतिक नाम है, पाइसम सेटाइवम। उद्यान मटर का वानस्पतिक नाम है पाइसम सेटाइवम, पाइसम सेटाइवम। और इनकी जो ये बातें थी, जो इन्होंने मटर के पौधे के बारे में अध्ययन किया, उनको उन्होंने लिखा। तो उनका जो शोध पत्र था वो ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री द्वारा प्रकाशित हुआ। वहां उन्होंने अपना शोध प्रस्तुत किया, शोध पत्र प्रस्तुत किया। किसके समक्ष? ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। वहां की जो ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री थी उसके समक्ष इन्होंने अपना शोध पत्र प्रकाशित किया, और उनके वार्षिक अंक में यह शोध पत्र प्रकाशित हुआ। मेंडल ने अपने प्रयोग किए, उनकी सफलता के क्या कारण थे? मेंडल को सफलता क्यों मिली? तो मेंडल की सफलता के 4 कारण मुख्य रूप से थे, जिनके कारण मेंडल को उसके मरने के बाद सफलता मिली। आपको मैं एक नॉलेज की बात और बता देता हूं, इसमें आगे आएगी वो बात वैसे, कि मेंडल जब तक जिया या जब तक जीवित रहा तब तक लोगों ने उसकी इस योग्यता को नहीं पहचाना। जब तक जिया तब लोगों ने इसकी योग्यता को नहीं पहचाना, लेकिन उनके मरने के बाद 3 वैज्ञानिक हुए थे, कोरल कोरेंस, इरिक वॉन शेरमक और ह्यूगो डी ब्रिज। कोरल कोरेंस, ह्यूगो डी ब्रिज और इरिक वॉन शेरमक, ये 3 वैज्ञानिकों ने पुनः इनको खोजा, और इसे मेंडलवाद की पुनर्खोज के नाम से जाना जाता है। तो इनके बारे में भी हम आगे अध्ययन करेंगे। मेंडल की सफलता के क्या कारण थे? तो मेंडल की सफलता के 4 कारण थे। इन्होंने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। इन्होंने हड़बड़ी नहीं की, केवल एक बार में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। दूसरा, इन्होंने जो भी प्रयोग किए उनका सांख्यिकीय अभिलेख रखा। इन्होंने मटर के पौधे को बहुत सावधानी, उन्होंने पादपों का चयन बहुत सावधानी पूर्वक किया, और जो भी पौधे चुने वो आनुवंशिक रूप से शुद्ध थे। ये 4 इन्होंने सफलता के कारण है। परीक्षा में पूछ सकते हैं मेंडल की सफलता के कारण बताइए, तो 4 है। एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, जो भी प्रयोग किए वे उनका सांख्यिकीय अभिलेख किया, पादपों का चयन सावधानी पूर्वक किया, और जो भी पौधे चुने वो आनुवंशिक रूप से शुद्ध थे। इस प्रकार आज के अध्ययन सत्र में हमने आनुवंशिकी की शब्दावली को जाना। आनुवंशिकी किसे कहते हैं, जेनेटिक्स शब्द की खोज किसने की, आनुवंशिकता से क्या अभिप्राय है, आनुवंशिक लक्षण किसे कहते हैं, वंशागति से क्या अभिप्राय है, वंशागति को हेरिडिटी शब्द दिया नाम किसने, स्पेंसर ने, और जो विभिन्नताएं जीवों में उत्पन्न होती हैं वो किस कारण से होती हैं। इसके बाद इस आनुवंशिकी के बारे में किसने बताया, मेंडल ने बताया। तो इसके आधार पर एक नाम पड़ा मेंडलवाद। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया है क्यों इन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। इन्होंने पादपों में वंशागति का अध्ययन किया था, मेंडल में उद्यान मटर पर प्रयोग किए, और उद्यान मटर का वानस्पतिक नाम पाइसम सेटाइवम। इसके बाद इनका शोध पत्र था वो कहाँ प्रकाशित हुआ, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में। मेंडल की सफलता के क्या कारण थे, एक समय में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन, सांख्यिकीय अभिलेख रखना, पादपों का चयन सावधानी पूर्वक किया, और जो भी पौधे चुने वो आनुवंशिक रूप से शुद्ध थे। इस प्रकार आज के अध्ययन सत्र में हमने आनुवंशिकी की बेसिक्स के बारे में जाना, आधारभूत बातों के बारे में हमने जाना। अगले अध्ययन सत्र में हम मेंडल को सफलता के कारण के बाद मेंडल ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना इसके बारे में, मेंडलवाद की पुनर्खोज और मेंडल के नियम और उनसे संबंधित परिभाषाएं, उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।